अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, अपोजिशन इसका क्या जवाब देगी, ये सवाल बहुत अहम है। लेकिन ये डील नहीं तो और क्या है कि अपोजिशन के 96 अरकान ने नहायत इन्हमाक, तवज्जो और ख़ामोशी के साथ उस शख्स की तकरीर सुनी है आज कौमी असम्बली में जिसे वो कठपुतली कहते हैं, सेलेक्टेड कहते हैं। और ये वही शख्सियत हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, जिनको पहली मरतबा जब वो वज़ीर-ए-आज़म का ओहदे का इलेक्शन लड़ने के बाद कायदे ऐवान की हैसियत से ख़िताब करने लगे थे नेशनल असम्बली में, तो उस वक्त अपोजिशन ने उनको बात ही नहीं करने दी थी। और आज खुदा की कुदरत के वही शख्सियत वज़ीर आज़म के ओहदे पर मौजूद उसी ऐवान में ख़िताब कर रहे थे, और आज वहाँ पर किसी ने एक पत्ता नहीं हिलाया, किसी ने एक पिन यानी जिसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, तो आज वैसा ही था। अहम सवाल ये है कि ये क्यों हुआ अचानक कि वज़ीर आज़म को भी इतनी खामोशी, इतनी इन्हमाक से तकरीर करने दी गई, और क्या ये किसी मुफाहमत का नतीजा है, डील है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये अपोजिशन की तरफ से इमरान खान साहब को एनआरओ है। इन तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, जिन्होंने आज बड़ा तवील ख़िताब किया, और उनके ख़िताब के चंद अहम नकात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, उन्होंने पहली मरतबा बराह रास्त अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत दी, और उनका ये कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए धांधली से पाक इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन हो सकता है। क्योंकि अगर इलेक्शंस पर इसी तरीके से एतराज़ात उठते रहे और हर एक पार्टी धांधली पुकारती रही तो फिर जो है वो सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा। दूसरा नुक्ता उनकी तकरीर का जो नहायत अहम है वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, और इस मामले में मुझे इमरान खान साहब के जो मौक़िफ़ है उसमें ख़ासी क्लैरिटी नज़र आई, और दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि हम अमन के हिस्सेदार बन सकते हैं, जंग के अंदर हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे, और हम अपनी सरज़मीन को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और ना ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब माजी के अंदर ऐसा हुआ था मैंने तब भी उसका ज़िक्र किया था और उसकी मुखालफत की थी, जिस पर मुझे तालिबान खान का नाम दिया गया, और वार ऑन टेरर का उन्होंने तकरीर में ज़िक्र किया, और ख़ास तौर पर उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब का ज़िक्र किया जो लंदन में मुकीम हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उनका ये कहना था कि अगर हम पाकिस्तान से ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दे दें अफ़गानिस्तान पर, तो क्या हमें बरतानिया इस बात की इजाज़त देगा कि 30 साल से हमारा एक मुजरिम, हमारा एक दहशतगर्द लंदन में मौजूद है, तो हम एक ड्रोन उड़ा के उसको हिट कर दें तो बरतानिया इसकी इजाज़त नहीं देगा। अगर बरतानिया इसकी इजाज़त नहीं देगा तो फिर हम इसकी कैसे इजाज़त दे सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमती कामयाबियाँ गिनवाई, एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया, मीशत की बहाली का जिक्र किया, मीशत की ग्रोथ का जिक्र किया, रेवेन्यू कलेक्शन का जिक्र किया, रेमिटेंसेस का जिक्र किया। उसके साथ साथ उन्होंने घरों के मंसूबे का बताया कि जनाब हमारा ये मंसूबा बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए जो कर्ज़ों का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उस हवाले से जिक्र किया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि असल में मंसूबा हमारा जो है कि हर ख़ानदान के एक बच्चे को हम मुफ्त फ़नी तरबियत देंगे, और ये वाला जो मामला है बकौल उनके कि ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि हर घर के अंदर एक हुनरमंद होगा जो चाहे तो अपने गली मोहल्ले के अंदर किसी जगह पर अपनी इस फ़नी तरबियत से फैज़याब हो सकता है, या वो बैरून मुल्क जाके भी अपने इस हुनर से फ़ायदा उठा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है, और हम मुस्तकबिल के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जिससे पाकिस्तान का सारा मईशत जो है टर्न अराउंड हो जाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर भी चंद एक ऐसे चीज़ें हैं जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने या तो बहुत ज़्यादा जिक्र किया या किसी जगहों पर किसी शख्सियात का जिक्र नहीं किया। मिसाल देता हूँ आपको, उन्होंने शौकत तरीन साहब की बहुत तारीफ़ की कि उन्होंने मेरे विजन के मुताबिक बजट बनाया, और उन्होंने असद उमर साहब की बड़ी तारीफ़ की कि उनकी प्लानिंग डिवीज़न बड़ा अच्छा काम कर रही है। उन्होंने NCOC के अंदर जो कोविड के दौरान के हालात थे उसमें असद उमर और उनकी टीम ने जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दी, उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने डॉक्टर फैसल सुल्तान का जिक्र किया, उन्होंने हमाद अज़हर का जिक्र किया। नहीं किया जिक्र तो शाह महमूद कुरैशी का नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी उनकी बिल्कुल साथ वाली सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी तकरीर के दौरान शाह महमूद
وقت شاہ محمود قریشی کی وزارت خارجہ اور وزارت خارجہ کے ذریعے سفارتی محاذ پر ہونے والی کسی ایک کامیابی کا ذکر نہیں کیا، اور حتیٰ کہ اس کامیابی کا بھی ذکر نہیں کیا جس کے پر شاہ محمود قریشی نے وطن واپسی پر اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی ثانی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ جناب دیکھیں میری وجہ سے ہی فلسطینیوں پر آج اسرائیل نے حملے بند کر دیے ہیں۔ اس معاملے کا انہوں نے بالکل بھی ذکر نہیں کیا، اور اس کی کیا وجوہات ہیں یہ معاملہ شاہ محمود قریشی والا مجھے بہت زیادہ خطرے میں ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان کو اس کے اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے ارد گرد گھیرا ہے واقع تنگ ہو رہا ہے۔ ایک اہم چیز تھی جس کا انہوں نے اعلان کیا، لیکن میرے خیال میں وہ خاصی کنٹروورشل ہے، اور اس سے لوگوں کو البتہ سہولت تو شاید نہ ملے، لیکن سرکاری زمینیں مافیا ایک اور مافیا کے ہاتھ میں چلی جائیں گی، اور وہ ہوگا ہمارا ہیلتھ مافیا، کیونکہ وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں زمینیں اوقاف کی اور اویکیو ٹرسٹ کی، یہ ہم دیں گے ہیلتھ سیکٹر کے اندر نجی شعبے کو کہ وہ یہاں پر ہاسپٹلز بنائے، اور اس کے لیے یہ زمینیں ان کو دی جائیں گی۔ ہاسپٹلز کے لیے جو اکوپمنٹ ہے اس کی امپورٹ ڈیوٹی فری ہوگی، میڈیکل سامان وہ منگا سکیں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ایسی کوئی بھی چیز جب بھی انٹروڈیوس ہوتی ہے اس سے کچھ مافیاز فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا جو نتائج ہیں، جو فوائد ہیں، وہ عام آدمی تک نہیں پہنچتے۔ ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی ایسا کئی جگہ پہ دیکھا جہاں پر ٹرسٹ کے نام سے ادارے بنائے گئے، تعلیمی ادارے، لیکن وہاں پر جو آج جو فیسیں وصول کی جا رہی ہیں وہ لاکھوں میں فیسیں وصول کی جا رہی ہیں، اگرچہ وہ ٹرسٹ کے نام پہ بنائے جاتے ہیں۔ اس قسم کی بے شمار چیزیں ہیں جو ٹرسٹ کے نام پہ لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے ٹیکس دائیں بائیں ہو جاتا ہے اور باقی موجیں لگ جاتی ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر بھی جو خاصا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وزیر اعظم واقعتاً سرکاری زمینوں کو اس طرح بانٹنے کا پروجیکٹ انہوں نے ذہن میں رکھا ہے تو سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ زمین تو مفت ملی، لیکن جس نے لاکھوں کروڑوں روپے لگائے ہیں وہ علاج کے نام پر لوگوں کی جیبیں کیسے کاٹے گا، کیونکہ ان کے پاس بھی اس معاملے کے بے شمار طریقے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جو چائنا کا ماڈل ان کو بہت زیادہ پسند ہے، تو چائنیز ماڈل کے اوپر انہوں نے کچھ کام کرنے کا ذکر کیا، اور خاص طور پر جو کاشتکار ہے اور جو کنزیومر ہے اس کے درمیان جو مڈل مین کا رول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم چائنیز ماڈل سے فائدہ اٹھائیں گے اور مڈل مین کے کردار کو ختم کر دیں گے۔ کچھ ایسا آن لائن سسٹم بنائیں گے کہ کاشتکار اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے کھڑا کرے گا اور سیدھا بائر جو ہے، جو ڈائریکٹ بائر ہے، وہ اس کو خرید لے گا اور مڈل مین درمیان میں ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو گروور ہے، جو کاشتکار ہے، اس کو بھی پیسے زیادہ ملیں گے، اور جو کنزیومر ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ اس کو ریٹ کم ملے گا۔ اب اس کے لیے انہوں نے کیا پروسیجر بنایا ہے وہ ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا، لیکن شاید کبھی مستقبل میں سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا یہ کہا انہوں نے کہ راشننگ کریں گے ہم احساس پروگرام کے تحت۔ راشننگ سے مراد میری یہ ہے کہ جو احساس پروگرام کے تحت جو خاندان آتے ہیں ان کا کہ ہم ان کو براہ راست سبسڈی دیں گے، اور براہ راست سبسڈی کے لیے جو یوٹیلیٹی سٹورز اور دیگر سٹورز ہیں وہاں پہ کچھ ایسا کچھ ڈیجیٹل سسٹم کریں گے جس کے ذریعے ان لوگوں کو سستی چیزیں ملیں گی۔ وہ کتنی سستی ہوں گی اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتہ۔ مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے کوئی ٹھوس پروگرام ابھی تک انہوں نے لانچ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے اس کے بارے میں کچھ بتایا۔ یہ تو ان کے تقریر کے چند چیدہ نکات تھے، لیکن اصل معاملہ ہے دو نکات کا۔ ایک اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت، اور کیا اپوزیشن اس دعوت کو قبول کرے گی، اور دوسرا اپوزیشن نے آج یہ جو NRO دیا یہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن فوری طور پر اس دعوت کو فوری طور پر قبول نہیں کرے گی۔ وہ اس کے اندر مین میخ نکالے گی، اس کے اندر کوئی غلطیاں کوتاہیاں نکالے گی، اور پھر وسیع البنیاد تعاون کے نام پر شاید کچھ ایسا ہو جائے۔ کیونکہ آج جو اشارہ دیا جس کا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، نون لیگ، انہوں نے جب حکومت کو اگلے 2 سال دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سارے پروسیس میں اب آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی تھی اسپیکر نے، اس میں بھی مسلم لیگ نون کے 3 اراکین شامل ہیں، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شامل ہیں اور ایاز صادق صاحب شامل ہیں۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں اب آگے کس طریقے سے جائیں گے، کیونکہ آمادگی انہوں نے ظاہر کر دی ہے۔
आमादगी इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब से पहले जो स्पीकर ने बनाई हुई थी कमेटी, उसमें उन्होंने अपने नाम दिए। तो इसका मतलब यह है कि वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए जो बिल कौमी असम्बली से पेश हुआ था, उस बिल पर जो नज़रसानी कमेटी बनी थी उसमें जो मुस्लिम लीग नून है उसने उस पर शिरकत में पहले ही आमादगी ज़ाहिर कर दी थी। अब ये जो एक ब्रॉड बेस जो डायलॉग के लिए अब इमरान खान साहब ने दावत दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फौरी तौर पर इसको यस करके अपनी जो पब्लिक परसेप्शन है उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यस वो इस प्रोसेस के अंदर अपने आप को ज़रूर इंगेज करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो वोट हैं वो हम इमरान खान साहब की झोली में ऐसे ही मुफ्त में डाल दें। वो उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ रखना अंदाज़ी करेंगे और ये उनको करना भी चाहिए। पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी तैयार बैठी होती है हर वक्त ही, और वो इस प्रोसेस में जाएंगे। वो तो कहते हैं कि हम हर सूरत इंतखाबी इस्लाहात के अमल में जो गुफ्तगू है इसके अमल का हिस्सा बनेंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं जाएंगे। बाकी जो अपोजिशन जमातें, अगर ये 2 बड़ी जमातें चली जाती हैं फौरी तौर पर नहीं तो कुछ अरसे बाद, तो बाकी जमातें भी इस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करेंगी। लिहाजा फौरी तौर पर तो शायद ये डायलॉग का अमल शुरू ना हो, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर किसी और पैराए के अंदर इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म पर हो सकता है, APC के प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, जो शहबाज शरीफ साहब ने बुलानी है, एक मुत्तफ़िका लाहे अमल बनाकर आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अपोजिशन इस पर नीम रजामंद है। अब आ जाते हैं हम असल मामले पर कि आज क्या ऐसा हुआ। 96 अपोजिशन के अरकान आज जनाब मौजूद थे कौमी असम्बली में, उस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से ख़िताब करते, यानी कि कौमी असम्बली में ख़िताब कर रहे थे, और तमाम ने नहायत तवज्जो के साथ गुफ्तगू सुनी। अलबत्ता आसिफ ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अयाज सादिक साहब, एहसन इकबाल साहब और तमाम जो जिसे हम कह सकते हैं टॉप लीडरशिप, वो गैर हाज़िर थी इस मौके पर। लेकिन उनकी गैर हाज़िरी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि उनकी इजाज़त से ही ये अरकान असम्बली वहाँ पर मौजूद थे। और इसके लिए जो मामला तय हुए हैं वो यही है कि जनाब हम आपके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखने पर आमादा हैं, और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये डील फ़ाइनल हो चुकी है कि जनाब हम आपके मामलात में रखना अंदाज़ी नहीं करेंगे, लिहाजा आप हमारे मामलात में रखना अंदाज़ी ना करें। और ये जो मामला तय हुए हैं ये कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे ही हुए हैं कि यहाँ पर हम आपकी जो बिज़नेस है, जो हाउस बिज़नेस है, उसके अंदर रुकावट पैदा नहीं करेंगे। और ये जो इत्तफ़ाक़ राय पैदा हुआ था ये उन 3 दिन के हंगामे के बाद पैदा हुआ था, जहाँ पर एक फ़ोन कॉल ने दोनों फरीकों को खामोश होकर साइड पे बैठने पर और अपने काम से काम रखने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उस वक्त बहुत करीब से गुजरी थी एक गैर जमहूरी इक़दाम। क्योंकि अगर इस वक्त ये दोनों ना मानते तो वो नहीं तो वाला जो मामला है ना, बच्चे लड़े होते हैं तो माँ बाप कहते हैं तू बाज आजा, नहीं थे, तो ये नहीं तो वाला मामला है ना, इसने बड़ा इस मामले में रोल प्ले किया था। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद ही ये मामलात कुछ ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होने जा रहे हैं। आज का ख़िताब और उस पर अपोजिशन की खामोशी एक चीज़ ने, और उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब की पैगाम रसानी और उनका ख़िताब एक चीज़ तय कर रहा है कि शायद ये एक वसीउल बुनियाद इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो चुका है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कि आप अपनी टर्म पूरी करेंगे, और आपकी टर्म पूरी करने के लिए हम किसी भी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करेंगे। और यही वो NRO है जो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को दिया गया, और उसके नतीजे में पहली मरतबा 3 साल के अरसे में इमरान खान साहब ने इतने सुकून के साथ कौमी असम्बली में ख़िताब किया, क्योंकि ऐसा तो मौका मेरा नहीं ख्याल कि उनको दोबारा इससे पहले कभी मिला था जब उन्होंने ख़िताब किया हो और वहाँ पर अपोजिशन मौजूद हो और वो खामोश बैठी रहे, ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा ये जो अब तुम अपने घर खुश हम अपने घर खुश वाला एक मामला तय पा गया है, तो ये इमरान खान साहब को इस पर बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अपोजिशन के लिए सिर्फ नेक तमन्नाएँ हैं कि वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा है इस पर अमली इक़दामात भी करने चाहिए। नारे जब तक हकीकत का रूप नहीं धारेंगे तब तक वो नारी रहेंगे, फ़रेब नज़र रहेंगे, धोखा रहेंगे, और हमें अभी इन धोखों से बाहर आना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।